सोचा है कि कैसे सिर्फ कुछ ही लाइंस लिख के आप एक कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्राम। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूं सुनील नक्तानी और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम। बिफोर दैट मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमारे एक टीम मेंबर ने जिसने $60 अर्न किए हैं थ्रू फाइवर। अगर आप ये अर्न करना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने विद इन अ वीक $60 अर्न किए। अगर आप भी सीखना चाह रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमसे सीख सकते हैं, फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप हमारे सोशल पेजेस के ऊपर जाएं, वहां से आपसे रब्ता करें, हम आपको अपने ग्रुप्स के अंदर ऐड कर देंगे। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ के लिए ग्रुप अलग बनाए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, फॉर द प्राइवेसी पर्पस। तो आप अगर सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स के ऊपर हमें मैसेज करें और हम आपको ऐड करें। लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग दो लफ्ज है। तो पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम इस वीडियो के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। वो टॉपिक सारे कवर करेंगे जो एक एज अ बिगिनर आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो ये आपके लिए, आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। सो कंप्यूटर होता क्या है, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर एक जनरल पर्पज मशीन है जो कि बिलियंस ऑफ, या फिर हम कहें बिलियंस ऑफ टास्क जो है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर परफॉर्म कर रही है। मतलब यूँ समझ लें कि कंप्यूटर खुद एक मशीन है जो कि बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकती है। मतलब एक ही साथ पैरेलल टास्क परफॉर्म कर सकती है, एक ही वक्त के अंदर सारे टास्क परफॉर्म कर सकती है। तो ये एक जनरल पर्पस मशीन है। अच्छा, क्या ये सारे काम कंप्यूटर खुद से करता है? सोचने वाली बात यह है, या फिर सवाल भी हमारा यही है कि क्या ये सारे काम कंप्यूटर खुद से करता है? नहीं, कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे के तो ही कंप्यूटर उस चीज को परफॉर्म करेगा। जैसे कि अगर, अच्छा, आपको अगर मैं कहूँ कि आपने पानी भर के आना है गिलास में, तो आप समझते हैं, आप उठेंगे, पानी भर के आएंगे और आपको पता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई है। पर कंप्यूटर के पास इतना दिमाग नहीं है। तो कंप्यूटर को हमेशा आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो उसको देंगे वो काम करेगा। अगर मैंने उसको कह दिया ना कि तुम पास में बैठे बंदे को ईंट मारो, वो मारेगा। उसके पास लॉजिक्स नहीं है, उसके पास सेंस नहीं है। तो कंप्यूटर को जो टास्क दिया जाता है वो काम वो करता है। ओके, तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है कुछ भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली यूँ समझ लें कि कुछ भी करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है। लेट सपोज मैं आपको बोलूं कि आपने चाय बनानी है, तो आप चाय किस तरह से बनाएंगे? ऑब्वियसली आप चीज़ों को फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे? पहले आप पानी को गर्म करेंगे, फिर आप चाय पत्ती डालेंगे उसके अंदर, उसके बाद आप दूध डालेंगे, फिर आप चीनी डालेंगे। तो आप क्या करेंगे? एक स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे? उस चीज़ को बना लेंगे। लेट सपोज एक शेफ होता है। एक शेफ को जब भी कोई डिश बनानी होती है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करे। अब वो स्टेप्स को फॉलो करेगा तो वो चीज तैयार हो जाएगी। इसी तरह से कंप्यूटर को आप कोई भी चीज, कोई भी टास्क देंगे परफॉर्म करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उसको स्टेप बाय स्टेप वो इंस्ट्रक्शंस दें। अब ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बात करी है, हम इसको कहते हैं सिंपल लफ्ज में या कंप्यूटर की दुनिया में प्रोग्राम। तो अब आपको पता चल गया प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज नथिंग बट जस्ट ए स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देंगे। अच्छा, अब ये स्टेप्स जो बंदा लिखता है, आप लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, या कोई भी बंदा लिखता है, हम उसको कहते हैं प्रोग्राम। तो जो बंदा ये इंस्ट्रक्शंस लिखेगा, जो ये प्रोग्राम लिखेगा, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। एक चीज तो कंफर्म है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस की जरूरत तो पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस देगा कौन। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। मतलब एक कोडर देता है। आप भी कोडर हैं, मैं भी कोडर हूँ, आप सीख रहे हैं अभी, आप सीखेंगे अभी, तो आप एक कोडर बनेंगे इन फ्यूचर। हाउ विल वी गिव इंस्ट्रक्शंस? अच्छा, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कैसे? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस आप और मैं समझते हैं। अगर मैं आपको कोई, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो एक मीडियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि उर्दू, एक लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर कंप्यूटर को मैं उर्दू में अगर कहता हूँ कि भाई तुम 5 और 6 को प्लस कर लो, क्या वो कर लेगा? ऐसा मुमकिन है। कंप्यूटर क्योंकि उर्दू समझता नहीं, कंप्यूटर इंग्लिश भी नहीं समझता, तो फिर कंप्यूटर क्या समझता है? अच्छा, हैरानी की बात ये होगी कि कुछ अब बच्चों को अभी ये पता चलने वाला है कि कंप्यूटर जस्ट और जस्ट बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है वो भी आप हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1। मतलब कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 में समझता है, किसी और चीज में वो समझता ही नहीं। तो आप यहाँ पे जो भी चीज उसको बता रहे हैं
वो उस चीज को कन्वर्ट कर लेता है, पर कन्वर्ट किस में करता है, 0 और 1 में, क्योंकि वो समझता है 0 और 1 में है। तो आपका जो हार्डवेयर लेवल है वो बना ही 0 और 1 के ऊपर है, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है। अब बाइनरी लैंग्वेज क्यों यूज की गई, क्यों बाइनरी लैंग्वेज इसलिए यूज की गई क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। अगर एक चीज को देखा जाए, देखो अगर हमारे डेली लाइफ में टास्क देखे जाए तो टास्क हमारे क्या होते हैं, या तो करना है या तो नहीं करना, डू और डॉट, मतलब दो चीज। तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर भी दो चीजें, एक है ऑन एक है ऑफ। तो 1 है वो ऑन को रिप्रेजेंट करता है, जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, कोई चीज करनी है या नहीं करनी। इसलिए जो हार्डवेयर का सिस्टम बनाया गया है 1 और 0 के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि उसको सिग्नल्स मिल रहे हो। अब सिग्नल्स क्या है वो आपको पता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो अगर हमने बटन ऑन किया तो लाइट जल गई, बटन ऑफ किया तो लाइट बुझ गई। तो ये 1 और 0 है एंड नथिंग एल्स। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 है, सही है। सारी डेटा या सारी बात जो भी हमें कंप्यूटर से करनी है, तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ समझता है 0 एंड 1। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर को कहना है तो आप बोलेंगे उसको 0 एंड 1 किया, मतलब अगर आपको कुछ कोई टास्क भी परफॉर्म करवाना है तो आपको 0 और 1 की फॉर्मेट में उसको बताना पड़ेगा, उसी पैटर्न में आपको उसको बताना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे भी प्रोग्रामर्स होते थे जो 0 और 1 को याद करते थे पिछले जमाने के अंदर, पिछले टाइम के अंदर वो 0 और 1 के ऊपर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसी को यूज करते थे, इसी के ऊपर अपना सारा प्रोग्राम लिख रहे हो। पर अब आप सोचें कि सिर्फ 0 और 1 की बात चल रही है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक कंप्यूटर को हाय लिख के भेजें, एक कंप्यूटर को हाय लिख के, तो आपको उसको बताना पड़ेगा 0 1 0 0 1 0 0 0, फिर 0 1 1 0 1 0 0, ऐसे करके बात करेंगे आप कंप्यूटर, पॉसिबल है। और इतना बड़ा कोड हो, मतलब कि 1500 1600 1500 1600 तो बहुत छोटा बोल दिया, 15,000 16,000 इतनी लाइन्स हो, उसमें से एक भी 0 अगर इधर उधर हो गया तो आप सोचें, अब आपको वो ढूंढना भी है कि वो कहाँ पे उसने मसला करा। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती गई एक प्रोग्रामर के लिए, एक कोडर के लिए। तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया के अंदर बहुत सारी इन्वेंशंस होती रही टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये मसला हल करने के लिए इंट्रोड्यूस हो गई असेंबली लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ग्रेस होपर, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट जो है वो IBM ने फोर्ट्रान करके एक असेंबली लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस कराई थी 1949 के अंदर। एंड आफ्टर दैट ग्रेस होपर उन्होंने भी एक लैंग्वेज दी थी कोबोल करके। सो ये असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, तो इसके अंदर क्या होने लगा, इसके अंदर ये था कि आपको 0 1 0 0 ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को बोलना है 8 5 एंड 6, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है। तो 8 5 एंड 6 मतलब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट नेमोनिक्स बना दिए। नेमोनिक्स किस तरह से, यूँ समझ लें कि आपको अब 8 जो लिखा हुआ है इसका पूरा 0 1 0 0 सारा बाइनरी लैंग्वेज इस पूरे 8 के अंदर छुपा हुआ है, और 5 के अंदर भी वो सारे, मतलब जो नंबर्स हैं वो सारे छुपे हैं, जो जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 को और 6 को, वो सारे इसके अंदर छुपे हुए हैं। मतलब यूँ समझ ले एक डब्बा बना दिया। तो अब हमारे लिए आसान हो गई और कंप्यूटर के लिए भी आसानी हो गई, पर क्या ये आसानी कुछ देर तक टिक सकती थी? नहीं, ये बड़ा मसला था, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इशू कर तो फिर से आपको 1500 1600 लाइन्स के अंदर देखना पड़ता था कि कोड कहाँ पे मसला कर रहा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये भी था कि लेट सपोज अगर मेरे पास मशीन है x86 या i5 या इंटेल की i5 या 7 जनरेशन कोई भी लेना है, अगर मैंने इसके अंदर कोड लिखा है तो वो किसी और मशीन के अंदर चल ही नहीं सकता था। तो हमारे पास यूँ समझ लें कि एक इशू आ रहा था, वो इशू आ रहा था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कि आपकी ये मशीन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, एक ही प्लेटफॉर्म पे चलेगी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगी। सिंपल मैं ये कहता हूँ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिपेंडेंट लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज किसी और प्रोग्राम के ऊपर या किसी और सिस्टम के ऊपर वो नहीं चलेगी। तो ये सबसे बड़ा मसला था। अब यहाँ पे कोड लिखा है, आगे चल के किसी और पे चलाना आपको चलेगा नहीं। तो ऐसे मसले आते गए। जब ऐसे मसले आने लगे तब हमारे पास इंट्रोड्यूस होने लगी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या है कि हमारे लिए और आसान हो गया कोड को लिखना। अब कोड को हम इफ एंड एल्स के थ्रू लिखते हैं, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल चीजें हमें समझ में आ गई तो बार बार उस कोड को याद रखने की जरूरत नहीं है। पर हमें वो चीजें समझने आ लगी जो कंप्यूटर को भी समझने में आने लगी थी और हमें भी समझने में आने लगी। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात अब हम कर रहे हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारी, सही है। उसके अंदर हमारे पास सी है, C++ है, C# है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सही है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने दे दिया इंस्ट्रक्शंस के 5 और 6 को प्लस करो, हमने एक इनपुट दिया 5, दूसरा इनपुट दिया 6 और बीच में प्लस की निशानी डाल दी, वो खुद से प्लस करके हमें रिजल्ट दे देगा। इससे हमें फायदा क्या होने लगा, इससे फायदा हमें ये होने लगा कि हमारे लिए आसानी होगी लिखना, और मशीन के लिए नहीं, मशीन के लिए और भी कॉम्प्लेक्स होता गया। कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ वो बताता हूँ।
देखिए हमने जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा है, अब वो जाके चेंज होता है असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो उसको चेंज कर रहा है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। सही है। अब कंपाइलर क्या करता है कि जो भी आपने लिखा है कोड अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको वो कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज में। अब ये हो गया कंपाइलर का काम। अब जो आपने कोड लिखा हाई लेवल में वो हो गया असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज का भी कोड चेंज होगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारा क्यों चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कंप्यूटर आपकी किसी और लैंग्वेज में नहीं समझता सिवाय 0 एंड 1 की। तो उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए 0 एंड 1 समझने के लिए 0 और 1 चाहिए। तो अब असेंबलर वहां पे आके काम करता है, क्या करता है कि जो असेंबली लैंग्वेज उसको प्रोवाइड की गई है या जो कंपाइलर ने बना कर दी है, असेंबलर का काम है उसको कन्वर्ट करते हैं 0 एंड 1 के फॉर्मेट के अंदर। क्योंकि कंप्यूटर आपका जस्ट एंड जस्ट 0 एंड 1 के पैटर्न समझता है और कोई पैटर्न नहीं समझता। चलो अब बात करते हैं कि हमारे पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों आने लगी। क्या एक से काम नहीं हो सकता था? हाँ, एक से काम हो सकता था, पर अगर हमारे पास पर्पस भी एक ही हो। जैसे कि मुझे एप्लीकेशन बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन, मुझे वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट अपनी नहीं बनवानी, मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है पर iOS एप्लीकेशन नहीं बनानी। तो ऐसे मसले जब आने लगे तब हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस होने लगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल हो रही होती है वेबसाइट एप्लीकेशन बनाने के लिए, बैकएंड के ऊपर यूज हो रही होती है। हमारे पास आगे C एंड C++ जिनका ज़्यादातर काम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड C++ का काम ज़्यादातर गेम्स के यहाँ होता है। तो गेम्स के पर्पज़ के लिए C++ को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद बात करते हैं जावास्क्रिप्ट, जो कि आपकी फ्रंट एंड बन रहे होते हैं अच्छे से, मतलब बिल्कुल एक यूँ समझ लें फंक्शनल होते हैं। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस कराई गई जावास्क्रिप्ट। तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने प्रोज हैं और अपने अपने कॉन्स हैं। एक चीज़ को अगर हम एक ही लैंग्वेज को लेके चलें सारी चीज़ उसमें आ जाए तो हमें ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज अपने पर्पस के लिए बनाई गई है। अच्छा, अब आपको कौन सी सीखनी चाहिए, सवाल ये बनता है। देन आपको देखना ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर जो आप चाहते हैं कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप कोडलिन सीख लें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे डेवलपमेंट करनी है तो आप PHP की तरफ चले जाएं। अगर आपने सीखना है कि मुझे गेम्स बनानी है तो आप C++ को चूज कर लें। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो C# को चूज कर लें। तो ऐसे ही आप अपनी चॉइस अपने हिसाब से देखें कि आपको क्या बनना है, क्या करना है, उस हिसाब से आप लैंग्वेजेस को चूज करें। एंड आपको कौन सी लैंग्वेज हमसे सीखनी है, हम इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर लेके चलेंगे, हर चीज़ बेसिक से बताएंगे और बनाएंगे। तो आपको सीखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपको कौन सी लैंग्वेज हमसे सीखनी है आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपकी कौन सी लैंग्वेज फेवरेट है वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों है। अब फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क सिर्फ और सिर्फ आ जाता है सेंटेक्स के ऊपर, मतलब लिखने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, कॉन्सेप्ट सारे सेम होते हैं। इफ एल्स जहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वही सारे के सारे, PHP में वही सारे के सारे, C++ सब में है सारे कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा सेंटेक्स लिखने का डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, एट द एंड आपको बताना ये है कि हम जो भी कोर्सेज आगे चल के लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल के लिए होंगे। मतलब जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, अभी प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके लिए सारे कोर्सेज हम बना रहे हैं। तो आप हमें सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको जो चीज़ें हम समझा रहे हैं बेसिक लेवल पे क्या वो अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वीडियोस के अंदर, तो हमें वो क्या इम्प्रूव करना चाहिए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।